हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जम के कर ही रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि दो चीजें होती हैं कि अगर मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन थी। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या हुई, इसकी सेल वॉल। ठीक है, और ये इसको हमने रख दिया एक सॉल्यूशन में। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, वो सॉल्यूशन लिया हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या हो रहा है उस चीज के अंदर, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि सेल, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि अंदर की तरफ वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और बाहर की तरफ वो कम है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सेल जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, जो अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल जो है ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये आपकी सेल वॉल हो गई। और ये क्या हुई आपकी, ये अगेन ये क्या है, सेल वॉल। और धीरे 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 जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, वो इस तरह से सिकुड़ना यानी कि श्रिंक होना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे श्रिंक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसने क्या कर दिया, उसने अपने आप को श्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गई वहां पे ये। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जहां पे सेल वॉल से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिटैच हो गई है, अलग हो गई है, और वो कैसी हो गई है, वो श्रिंक हो गई है। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है जब हमें पहली बार नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि वो प्रोसेस जहां पे हमें पहली बार प्लाज्मोलाइसिस का होना नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और जहां पे प्लाज्मोलाइसिस के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सर्कल की फॉर्म के अंदर आ गई, यानी कि अलग हो गई, बिल्कुल ही अलग हो गई, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो दो तरह के प्लाज्मोलाइसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि जहां पे स्टार्टिंग होनी शुरू हुई है, मतलब अभी वो चीज होने वाली है, शुरू हो चुकी है, आपको ये विजिबल हो रहा है कि वो डिटैच होने लगी है धीरे धीरे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जहां पे वो हो चुका है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में आ गई है, श्रिंक हो गई है, इस चीज को हम बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। आई रिपीट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए, अब ये होता कब है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो साई एम है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, जो जो मेट्रिक पोटेंशियल है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, और अगर ये जो पी है, साई पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस साई पी जो बेसिकली है इसको हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट पोटेंशियल। तो ये जो प्रेशर पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ चल जाएंगे, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये इक्वेशन होती है प्लाज्मोलाइसिस के अंदर, और जहां पे भी ये हमें दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और जहां पे सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है उसको हम एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। चलिए, इसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी जिसको हमने कहा था डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहा था इसको हमने, डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस जो होता है इसके अंदर अगर हम बात करें कि अगर
इस सेल को मैं एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दूं जो कैसा हो, हाइपोटोनिक, जो कैसा हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। तो अगेन वापस से जो सेल, ये तो हो गई आपकी सेल वॉल, है ना, और ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैंने इसको वापस से इसके अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया, सेल, जो सेल को मैंने वापस से किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल वापस से अंदर जाके इस सेल मेम्ब्रेन की शेप और साइज को वापस से रिगेन कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, यानी कि सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि ठीक है, ये आप नॉर्मली एक अगर एक स्लाइड ले लें तो बीट रूट के अंदर आप बहुत आसानी से इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, मतलब प्लाज्मोलाइसिस तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। तो ओवरऑल इसके इंपॉर्टेंस के बारे में सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि हम फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, फूड को संरक्षित करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जब हम फूड को संरक्षित करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, तो हम उनको एक हाई कंसंट्रेशन उसमें डाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो यही चीज क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। उससे क्या होता है, उनका एक्सेस वाटर निकल जाता है, और जब भी वाटर प्रेजेंट होता है तो उसको बैक्टीरिया जो होते हैं वो खराब कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही हम उनका एक्स्ट्रा वाटर निकाल देते हैं, और इसी एक्स्ट्रा वाटर निकालने की वजह से वो चीजें क्या नहीं होती, खराब नहीं होती। ठीक है, जैम्स हो गए, जेली हो गई। ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेशन अगर हम करते हैं किसका, फिश और मीट का। ठीक है, अगर हम बात करें फिश और मीट का, अगर हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही हेवी सॉल्ट रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो फिश है और जो मीट होता है वो जल्दी से खराब नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कि मान लो कि कोई भी वीड्स है, वीड्स जानते हो ना, फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स क्या होते हैं बता देती हूँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, खरपतवार क्या होती है, जैसे कि आपने गेहूं की फसल उगाई, आपने मक्का की फसल उगाई, और उसके बगल में ना छोटे छोटे से प्लांट निकलने शुरू हो गए जो किसी भी काम के नहीं है, जो है ही नहीं काम के, वो बल्कि हमारे प्लांट का भी न्यूट्रिशन ले लेंगे। अब मुझे उनको खत्म करना है और मैंने उनके ऊपर नमक छिड़क के आ गई, तो क्या होगा, उनका भी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के वो वीड्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बहुत ज्यादा केमिकल हो जाए तो यहाँ पे बी सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई सेल जो है लिविंग है या डेड है, अगर कोई सेल लिविंग है और डेड है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, कैसे, टू आइडेंटिफाई लिविंग एंड डेड सेल। ठीक है, यानी कि लिविंग और डेड सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, लिविंग सेल्स के अंदर होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसी मतलब एक लिमिट में हम पर्टिकुलरली सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि सेल के अंदर प्रॉपरली और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है। तो ये कुछ फायदे हैं किसके, प्लाज्मोलाइसिस के। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। ठीक है, चलिए हम पहले अब ये बात करते हैं कि किस तरह से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
पानी के ट्रांसपोर्टेशन को बताने से पहले समझना इस चीज को, हमने कुछ चीजों के अंदर हम लोगों ने पानी के सॉइल के साथ में कॉम्बिनेशन को एक अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है कि सॉइल प्लस वाटर, यानी कि सॉइल एंड वाटर को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, इस चीज को अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आता है रन ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर वो पानी होता है जो पानी किसी भी काम का नहीं है। जैसे कि बहुत तेज बारिश आई, ठीक है, और जो पानी है वो क्या हो गया, सुपरफिशियली बह गया, निकल गया, बह गया, खत्म हो गया, पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया गया, इस तरह का पानी क्या कहलाता है, रन ऑफ वाटर कहलाता है। मतलब ये पौधे के किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। जिसको हम गुरुत्वाकर्षी पानी बोलते हैं। अब बेटा ये वाला पानी जो होता है, अगर हम बात करें कि बहुत तेज आपने बारिश हो गई या बहुत अच्छा खासा आपने सिंचाई कर दी, बहुत ही अच्छे से आपने खेतों के अंदर पानी दे दिया, तो अब जो ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर आता जाएगा। ठीक है, मतलब वो नीचे की तरफ बैठता जाएगा, वो अपर रीजन में होते 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 कहाँ आ जाएगा, अर्थ के नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा। अब ये वाला पानी जो है, ये पानी रिफाइंड होता है, प्रॉपर मतलब प्योर पानी होता है। लेकिन बेटा ये वाला पानी जो है ये भी किसी काम का पानी नहीं होता, यानी कि वाटर जो प्लांट्स रूट्स जो होती हैं, यानी कि रूट हेयर्स जो होते हैं, वो भी इस प्लांट के मतलब इस पर्टिकुलरली पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है कि अब जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, समझना, सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पानी की लेयर बन गई, ऐसे सॉइल पार्टिकल्स थे ना, उनके ऊपर पानी की लेयर बन गई, इस तरह का पानी क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक पानी कहलाता है। ये पानी भी किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है समझना, ये एक 4 पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में वाटर प्रेजेंट है। अब बेटा जो ये वाला पानी होता है, ये वाला कैपिलरी वाला पानी जो होता है, ये कैपिलरी वाटर को ही जो पौधे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, केवल और केवल जो कैपिलरी वाटर है, दैट इज द ओनली अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट, ये वो पानी है जिसको क्या कर सकते हैं, पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड वाटर। ठीक है, कंबाइंड वाटर यानी कि केमिकली कंबाइंड वाटर। अब यहाँ पे जो पानी है, वाटर जो है, किसी भी मिनरल के साथ में या किसी भी केमिकल के साथ में इसने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि वाटर प्लस केमिकल। ठीक है, तो ये केमिकली कंबाइंड वाटर होता है जो क्या करता है, कॉम्बिनेशन में आ जाता है। लेकिन इन सब पानियों के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर कौन सा होगा, कैपिलरी वाटर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। एक तो सॉइल जो होती है, यानी कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी में अलग अलग तरीके से पानी प्रेजेंट रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज के लिए, रूट्स जो होती हैं वो पानी किससे लेती हैं, वो सॉइल से लेती हैं। अब जो सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पानी को धारण करने की क्षमता उसमें कितनी है, ये डिपेंड करती है। ये सारी चीजें जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि बालू मिट्टी होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ होती ही नहीं है। चिकनी मिट्टी बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एरिएशन नहीं होता, एयर नहीं होती है।
तो जो एक नॉर्मल वाटर होती है, अगर हम बात करें कि मतलब जो एक नॉर्मल मिट्टी होती है वो वाटर को होल्ड भी करती है और उस वाटर को उस पर्टिकुलरली पानी को वो अवेलेबल भी कराती है, किसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि एक और चीज होती है जहां पे पानी रन ऑफ हो गया, मतलब रिमूव हो गया, उस चीज को बोलते हैं रन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, रन ऑफ वाटर। कंबाइंड वाटर यानी कि वाटर प्लस केमिकल। ग्रेविटेशनल वाटर, ये वो वाटर है जो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन के थ्रू नीचे आ रहा है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो बिल्कुल सॉइल के चारों ओर एक लेयर जमा बना ली, तो वो वाटर कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और तीसरा जो होता है, इसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। यही वो वाटर है जिसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुई बात किसकी, वाटर के बारे में। अब एक चीज और आती है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, समझना इस चीज को। अब समझना इस चीज को। अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि पानी के अंदर कितनी मात्रा के अंदर, सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में पानी उपस्थित है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, होलार्ड। HOLARD। ठीक है, क्या बोलते हैं, होलार्ड बोलते हैं, होलार्ड। यानी कि कितनी मात्रा के अंदर पानी जो है वो किसी भी मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं होलार्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कितना पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, कितना पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, इस चीज को हम बोलते हैं चेसार्ड। ठीक है, CHEASRD। ठीक है, चेसार्ड बोलते हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है ना, SARD है ना, चेसार्ड बोलते हैं कि ये कौन सा वाटर है, ये अवेलेबल वाटर है, यानी कि जो पौधा जो है वो यूज कर सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा पानी जिसको पौधा यूज में ही नहीं ले सकता, यानी कि उसको अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलरली पानी को पौधा जो है वो काम में ही नहीं ले रहा है, इसको हम बोलते हैं एकार्ड। तो ये तीन टर्म्स को आप लोग याद रखना। होलार्ड का मतलब क्या हो गया, टोटल। ठीक है, अवेलेबल को क्या बोलते हैं, चेसार्ड। और एकार्ड जो है जिसको प्लांट जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, बचा हुआ पानी, इसको हमने क्या नाम दिया, एकार्ड नाम दिया। तो आज मैंने आप लोगों से बात करी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, होलार्ड, चेसार्ड और एकार्ड के बारे में, और प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अच्छे से पढ़िएगा। कल हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर का किस तरह से होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर से। ओके, थैंक यू सो मच।